अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद नवाज़ है और आपको साजिद मेडिकल लैब के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है केमिकल एग्जामिनेशन। जैसा कि आपको मालूम है, हम यूरिन एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं। यूरिन एग्जामिनेशन के लिए, यूरिन का एग्जामिन करने के लिए 3 स्टेप दरकार होते हैं। पहले नंबर पे फिजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन। दो को जो पहले दो हैं वो हम अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है केमिकल एग्जामिनेशन। लेट्स मूव टूवर्ड द टॉपिक केमिकल एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन के अंदर हम किन किन टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट करते हैं, यानी कि कोई हम किन किन चीज़ों को मालूम करना चाहते हैं। तो इस केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग प्रोटीन, ग्लूकोज, बाइल्ड साल्ट, बाइल पिगमेंट, नाइट्रेट, कीटोन्स और ब्लड को जानने की कोशिश करते हैं कि आया कि ये चीज़ें पेशाब में आ रही हैं या नहीं आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली चीज़ की तरफ चलते हैं टॉपिक के अंदर, यूरिन प्रोटीन टेस्ट। आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा कि यूरिन प्रोटीन टेस्ट, यूरिन के अंदर हम लोगों ने प्रोटीन को मालूम करना है। इस टेस्ट के अंदर एक नॉर्मल इंसान के पेशाब में इंतहाई मामूली मिकदार में प्रोटीन खारिज होती है। अगर हम उसका अंदाज़ा लगाएं तो 24 घंटे में के अंदर जो पेशाब में उसकी मिकदार होती है वो 50 से 150 मिलीग्राम होती है। ये खारिज होने वाली मिकदार इतनी कम होती है कि इसे हम आम तरीके से मालूम नहीं कर सकते। पेशाब में इतनी मिकदार में प्रोटीन का खारिज होना कि उसे शनाख्त किया जा सके और टेस्ट पॉजिटिव आए, ठीक है, तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। पेशाब में प्रोटीन की मौजूदगी जो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं वो 3 किस्म के हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड, हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड। नंबर 2 सल्फोसैलिक एसिड मेथड और नंबर 3 डिपस्टिक मेथड। अब ये जो मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, इनके प्रिंसिपल को देखेंगे और इनके मेथड्स को जानने की कोशिश करेंगे कि ये तरीके किस तरह काम करते हैं। हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड, इसका हम सबसे पहले प्रिंसिपल देखते हैं। जब पेशाब को तेज़ाबी पीएच पर गर्म किया जाता है, कौन सी पीएच होनी चाहिए? तेज़ाबी एसिड पीएच पर गर्म किया जाता है तो इसमें मौजूद प्रोटीन फुटकियों की सूरत अख्तियार कर लेती है, यानी वहाँ पे एग्लूटिनेशन हो जाती है। अब चलते हैं हम इसके मेथड की तरफ। मेथड में देखते हैं क्या चीज़ें हैं और क्या तरीक़ाकार है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर आपने क्या करना है, 10 मिलीलीटर पेशाब लेना है। उसके बाद आपने चंद कतरे एसिटिक एसिड के डालने हैं। अब एसिटिक एसिड के कतरे क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि प्रिंसिपल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि पेशाब की पीएच क्या होनी चाहिए? तेज़ाबी। तेज़ाबी के लिए क्या है, हम तेज़ाब डालेंगे। एसिटिक एसिड क्या है? तेज़ाब है। लिहाजा चंद कतरे एसिटिक एसिड के डाल के हम पेशाब को क्या कर लेंगे? तेज़ाबी कर लेंगे। अब इस ट्यूब के अंदर पेशाब के ऊपर वाले हिस्से को आग के शोले पर गर्म करना है। देखें, पेशाब के ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होता है? जहाँ पे ट्यूब का जो ऊपर वाला हिस्सा, जहाँ पे पेशाब ख़त्म हो रहा होता है, नीचे एक पैंदे वाला होता है। पैंदे से नहीं, ऊपर से गर्म करना है, ठीक है। अगर रसूब या फुटकियाँ बन जाएं तो ये पेशाब में प्रोटीन या फास्फेट की अलामत है। अब अगर फुटकियाँ बनती हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, प्रोटीन है या फिर फास्फेट है। अब हमने इन दोनों को कैसे अलग करना है? अगर फुटकियाँ बनती हैं तो फिर इन दोनों के चांस है। अगर फुटकियाँ नहीं बनती तो इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटीन बिल्कुल नहीं है। अगर फुटकियाँ बन जाती है फिर हमें डाउट होता है या प्रोटीन है या फिर फास्फेट है। अब हम इन दोनों का फैसला कैसे करेंगे कि इसमें मज़ीद 2 से 3 ड्रॉप एसिटिक एसिड के डालेंगे। अगर रसूब गायब हो गए तो ये फास्फेट होंगे, अगर रसूब बरकरार रहे तो ये प्रोटीन होगी। अब रसूब की जो शिद्दत से है, जो रसूब बनेंगे उनकी शिद्दत से हम ट्रेस से +4 तक रिज़ल्ट देते हैं। अगर रसूब ज़्यादा हुए, बहुत ज़्यादा बने तो हम +4, अगर थोड़े से बने हैं ट्रेस, तो ये जब आप काम करेंगे बार बार तो इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा। ये था हमारा एसिटिक एसिड और हीट मेथड, या हम इसको हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सल्फोसैलिक एसिड मेथड पे। इसका देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल क्या है। पेशाब में मौजूद प्रोटीन सल्फोसैलिक एसिड के साथ मिलकर गदलापन पैदा करती है, यानी कि वहाँ का जो पेशाब हुआ है वो गदला होना शुरू हो जाता है। अब इसको कैसे हम चेक करेंगे, इसका मेथड क्या है? एक टेस्ट ट्यूब में आपने कितना पेशाब ले लेना है, 3 ml पेशाब लेना है, 3 मिलीलीटर। अच्छी तरह सेंट्रीफ्यूज करें
क्योंकि सेंट्रीफ्यूज करने का मकसद ये है कि अगर पेशाब में पहले से कोई गंदलापन, कोई कचरा वगैरह है तो वो सेंट्रीफ्यूज करने से नीचे बैठ जाए। अब इस टेस्ट ट्यूब में एहतियात के साथ 2 से 3 कतरे सल्फोसैलिक एसिड के डालेंगे। पेशाब में मौजूद प्रोटीन की सूरत में तेज़ाब और पेशाब के मिलने के मकाम पर गंदलापन पैदा हो जाएगा। क्या होगा कि जहाँ पे वो कतरे सल्फोसैलिक एसिड के ड्रॉप और पेशाब मिलेगा वहीं पे गंदलापन पैदा हो जाएगा। अब गंदलेपन की शिद्दत का इन्हिसार प्रोटीन की मिकदार पे होता है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ, डिपस्टिक मेथड। ये लेटेस्ट मेथड है, ये वो मेथड है जो आजकल हम लोग अपनी लैब्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारे पास यूरन स्ट्रिप है, ये वो मेथड है। इस तरह के कार में मखसूस किस्म की स्ट्रिप इस्तेमाल होती है जो प्रोटीन की मौजूदगी में रंग बदल लेती है। इस रंगत में तब्दीली से प्रोटीन की मिकदार मालूम की जा सकती है। अब हम जानना चाहते हैं वजूहात कौन सी हैं, वो कौन सी रीज़न है कि जिनकी बिना पर पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। हाई फीवर, यूटीआई, सवेयर एनीमिया, सेरिब्रल इंजरी, टॉक्सिन ऑफ प्रेगनेंसी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये 4-5 चीज़ें हैं जिनके अंदर यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा आना के चांसेस होते हैं। हाई फीवर के अंदर, यूटीआई के अंदर, सवेयर एनीमिया के अंदर, सेरिब्रल इंजरी के अंदर, टॉक्सिन ऑफ प्रेगनेंसी और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या है कि प्रोटीन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखते हैं ग्लूकोयूरिया या ग्लाइकोयूरिया। ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ टर्म्स हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इसको अदा करने की कोशिश करते हैं। ग्लाइकोयूरिया या ग्लूकोयूरिया, पेशाब में काबिल शनाख्त मिकदार में ग्लूकोज का खारिज होना ग्लूकोयूरिया कहलाता है। ग्लूकोज एक कारआमद चीज़ है, जैसे आपको पता है, जो कि खून में पाई जाती है। फिल्ट्रेशन के अमल के दौरान ये ग्लूकोज गुर्दों में मौजूद रेनल ट्यूब्यूल्स के ज़रिए दोबारा जज्ब हो जाती है। गुर्दे एक मखसूस मिकदार में ग्लूकोज को दोबारा जज्ब करने की सलाहियत रखते हैं। अब उस सलाहियत को रेनल थ्रेशहोल्ड कहते हैं। जो ग्लूकोज को दोबारा जज्ब करने की सलाहियत होती है उसे रेनल थ्रेशहोल्ड कहते हैं। एक नॉर्मल इंसान का ग्लूकोज के लिए रेनल थ्रेशहोल्ड जो है वो 160 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर एक इंसान नॉर्मल है तो उसके जो गुर्दे हैं, अगर उसके खून के अंदर 160 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज है तो वो उसको फ़िल्टर कर सकता है। यानी अगर फ़िल्टर में इससे ज़्यादा मिकदार ग्लूकोज की मौजूद हो तो गुर्दे उसे जज्ब नहीं कर सकते और ये ग्लूकोज जो है पेशाब में खारिज हो जाता है या खारिज होने लग जाता है, जिसे ग्लाइकोयूरिया कहते हैं। अब ये जो जज्ब नहीं हो सका और गुर्दों से बाहर निकल गया, पेशाब के साथ मिल के बाहर निकल गया है, तो इस मालूम करते हैं मुख्तलिफ हालतों में रेनल थ्रेशहोल्ड भी मुख्तलिफ होता है। अब ग्लूकोयूरिया किन वजूहात, किन रीज़न्स के तहत होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस, ऐसे पेशेंट जिनको ऑलरेडी शुगर के मरीज़ हो, हाइपरथायराइडिज्म, इनके अंदर थायराइड का जो प्रॉब्लम चल रहा हो, ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, शॉक, रेनल डिजीज़ और हैवी मील की वजह से। अब हम चलते हैं इसके मेथड की तरफ, किस मेथड के ज़रिए हम इसको डिटेक्ट करते हैं, मालूम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ बेनेडिक्ट मेथड। ये जो मेथड है बेनेडिक्ट मेथड कहलाता है पेशाब के अंदर ग्लूकोज को मालूम करने के लिए। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। जब अल्कलाइन कॉपर सल्फेट को शुगर की मौजूदगी में उबाला जाता है तो इसमें मौजूद क्यूप्रिक आयन सुर्ख रंग के क्यूप्रस ऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं। अब इसमें हमें एक रिएजेंट बताया गया है कॉपर सल्फेट, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट। तो इसको हम बाज़ औक़ात लैब के अंदर ख़ुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादातर मार्केट में प्रिपेयर्ड फॉर्म में भी मौजूद होता है। अगर हम इसको खुद लैब के अंदर बनाना चाहें तो वो भी मैं आपको बताता चलूँ कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं रिएजेंट्स कौन कौन से चाहिए और कितनी मिकदार में। फर्स्ट रिएजेंट्स आइए देखते हैं फिर रिएजेंट्स। कॉपर सल्फेट, इसकी मिकदार होनी चाहिए 17.3 ग्राम, यानी कि 17.3 ग्राम। आगे चलते हैं सोडियम साइट्रेट, ये भी 17.3 ग्राम। और फिर सोडियम कार्बोनेट, ये हमारे पास 100 ग्राम चाहिए। और डिस्टिल वाटर हमें जो चाहिए वो
1 लीटर चाहिए, यानी कि 1000 ml चाहिए। अब हम इसको, ये तो थी हमारे पास रीजेंट की मिकदार या म्यार, जो चीज़ें हमें दरकार थी। अब हम इनको बनाते कैसे हैं। आप एक फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिल वाटर लें। कितना लेना है आपने, 600 मिलीलीटर ml। उसके अंदर आपने क्या करना है, सोडियम साइट्रेट। अब कितनी मिकदार डालनी है वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। सोडियम साइट्रेट की जो मिकदार थी वो कितनी थी, 17.3 सोडियम साइट्रेट डालना है, और उसके साथ साथ सोडियम कार्बोनेट डालना है। सोडियम कार्बोनेट की मिकदार क्या बताई थी, 100 ग्राम, ठीक है। और साथ साथ में इनको नीचे से हरारत भी देनी है, यानी कि हरारत की मदद से इसको मिक्स करना है, इन 3 चीज़ों को, डिस्टिल वाटर को, सोडियम साइट्रेट को और सोडियम कार्बोनेट को हरारत की मदद से मिक्स करना है। अब 100 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर अलहदा लेना है, उस 3 चीज़ों को मिक्स करने से हट के लेके अलहदा लेकर इसमें आपने क्या करना है, कॉपर सल्फेट डालना है। कॉपर सल्फेट कितना डालना है, मिकदार आपको पहले भी पता है, मैं दोबारा भी बताता चलूँ, 17.3 ग्राम। अब इनको क्या करना है, ये भी बन गया वो भी बन गया। आखिर में जब ये जो हमारे पास 2 महलूल बने हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता पहले बनाए गए महलूल में क्या करना है, मिक्स करना है। ये जो अब हमने बाद में बनाया था, यानी कि कॉपर सल्फेट वाला महलूल जो हमने बाद में बनाया था, वो हम पहले बनाए गए महलूल के अंदर क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, हल करेंगे। अब इस सारे महलूल में क्या है, मज़ीद डिस्टिल वाटर डालेंगे, डालकर हम इसको कितना, 1 लीटर पूरा करेंगे। अगर हम मज़ीद नहीं डालते तब इसके अंदर कितना वॉल्यूम होगा, 600 पिछला था डिस्टिल वाटर और 100 ये था 700, तो इसमें हमने कितना 300 मिलीलीटर मज़ीद डाल के हमने इसको 1000 पूरा करना है। अब इस पूरे जो 1000 है, 1000 पूरा होने के बाद जो हमारे पास महलूल हासिल होगा उसका रंग क्या होगा, नीला होगा। अब तो ये बन गया हमारे पास रिजेंट। अब हम ये देखते हैं कि बेनेडिक्ट मेथड को हम लोगों ने करना कैसे, आगे प्रोसीड कैसे करना है, इसको टेस्ट कैसे लगाना है। प्रोसीजर पे आते हैं। अब शीशे की एक बड़ी ट्यूब लेंगे, उसके अंदर बेनेडिक्ट जो रिजेंट है 5 ml लेंगे और ज़ेरे मुशाहिदा पेशाब के 10 कतरे डाल देंगे। 5 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में रख देंगे और फिर ठंडा होने देंगे। क्या करेंगे, फिर ठंडा होने देंगे। रिजेंट में रंगत की तब्दीली को नोट करेंगे। जब हम इसको ठंडा करेंगे, उबलते हुए पानी में डालेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, 5 मिनट के बाद निकालने के बाद हम इसको ठंडा होने देंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा, अगर शुगर ज़्यादा होती होगी तो ये इसका रंग तब्दील होता जाएगा। अब रिजेंट में रंगत की तब्दीली को हम नोट करेंगे और शुगर का रिज़ल्ट बताएंगे। अब नोट करने के लिए हमने क्या करेंगे, मैं आपको एक चार्ट की मदद देता हूँ, जो एक साइड पे जो है हम कलर लिख देते हैं, दूसरी साइड पे रिज़ल्ट। कलर के नीचे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ब्लू कलर रहा, क्योंकि आपको पता है कि इसका प्योर जो कलर है वो क्या है, ब्लू है। अगर कलर वैसे का वैसे ब्लू रहा तो इसका मतलब है शुगर बिल्कुल नहीं है। अब अगर ग्रीनिश ब्लू है तो इसका मतलब ट्रेसेस। अगर ग्रीन है 1+ और ग्रीनिश ब्राउन है तो 2+ और ब्रिक रेड यानी कि बिल्कुल रेड है तो ये 3+। अब क्या है कि ये तरीक़ाकार ज़्यादा मुफीद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कीमियाई अज्जा ऐसे होते हैं जो कॉपर सल्फेट के क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस कर देते हैं। मसलन ग्लूकोज के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, क्रेटिनिन, माल्टोज वगैरह, ये चीज़ें क्या करती हैं, उसको रिड्यूस, क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस कर देती है, इसलिए ये ज़्यादा कारआमद नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चन बता सकते हैं। अभी देखें, मैं बार बार तो कहना भूल ही जाता हूँ या बार बार कहना मुनासिब नहीं है कि मैं जितने भी लेक्चर्स देता हूँ इनके नोट्स के लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होते हैं। अगर आप इनको नोट्स को रीड करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो, इन नोट्स का लिंक वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। और आप लोग जिस तरह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स सुन के। बाज़ औक़ात मैं आपसे बार बार करता हूँ कि काइंडली काम के क्वेश्चन किया करें, ये जो फजूल मैसेजेस वगैरह होते हैं इनसे इज्तनाब किया करें। उम्मीद करता हूँ आप लोग माह रमज़ान के भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों के
लेक्चर्स अच्छे जा रहे होंगे। अब नेक्स्ट ये जो हमारा सेशन था सिरालॉजी ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट सेक्शन के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी राय ली थी और बहुत ज़्यादा लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो लिहाजा मैं 1-2 दिन में डिसाइड करके सेक्शन जो है स्टार्ट करा दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।